कुछ इंटरव्यू देना और जॉब के लिए सिलेक्ट होना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्या आपने कभी कंसिडर किया है या कभी सोचा है कि आजकल बहुत सारे अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और उनके पास काफ़ी स्किल्स भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनीज़ उनको रिजेक्ट कर देती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न? ये एक हिडन एचआर रियलिटी है जिसको आपने आज समझना है। सबसे पहली मिस्टेक जो कैंडिडेट कर रहे होते हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, उसमें वो इंटरव्यू के बजाय एक एग्ज़ाम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। आप जब इंटरव्यू को एग्ज़ाम कंसिडर करना शुरू करते हैं, तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस आंसर्स की, आप बाकी हर एक चीज़ को अवॉइड करो। लेकिन एक रिक्रूटर या एचआर वाले जो होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं। आजकल ऑर्गेनाइज़ेशन का हायरिंग प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। मॉडर्न हायरिंग उस तरीके से काम नहीं कर सकती, ना ही करती है जिस तरह पास्ट में हायरिंग काम करती थी। मॉडर्न हायरिंग में आपके अंदर सिर्फ स्किल्स या आपका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता। मॉडर्न हायरिंग का जो फोकस मेनली जो रहता है वो आपकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, टीम फिट, इन सारी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मॉडर्न हायरिंग आपका कॉन्फिडेंस देखती है, आपका बिहेवियर देखती है, आपका एटीट्यूड देखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखती है, आपका एक प्रेशर हैंडलिंग में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो आपकी वो कैपेबिलिटीज़ देख रही होती हैं। उसमें आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, उसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स भी आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में एक कैंडिडेट की हायरिंग के टाइम पे देखी जाती हैं। अगर कैंडिडेट्स में के अंदर इन चीज़ों की कमी है और उसके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी मैंने ऑलरेडी बात की, उसमें आ जाती है कि एग्ज़ाम कंसिडर करना। इंटरव्यू को ये समझ लेना कि वो एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के लिए कंसिडरिंग के टाइम पे आप जब सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर के ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो आपसे बाकी सारी चीज़ें रह जाती हैं। उसकी वजह ऑर्गेनाइज़ेशन साइकोलॉजी जो है, वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि लोग कंसिडर करते हैं कि सिर्फ़ वो स्किल्स, उनके अंदर स्किल्स हैं या एक्सपीरियंस है या वो टेक्निकल आंसर सही से दे दें, तो वो बहुत जल्दी जो है वो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही तो मेन वजह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आता है, चाहे उन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक दिए हों, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंटरव्यूअर जब आपसे बात कर रहा होता है, तो वो अनकॉन्शियसली आपके बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता है, जिसमें हाउ यू सिट, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू टॉक, योर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैनी अदर थिंग्स। कभी-कभी जो है कैंडिडेट्स जो हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इंसान का जो इंटरपर्सनल बिहेवियर है वो दूसरे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है, तो जो उसका इंटरपर्सनल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंटरपर्सनल बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्शियसली एक दूसरे इंसान की डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में आपकी बहुत सारी चीज़ें नोटिस हो रही थी, उसमें आपकी आई कांटेक्ट है, उसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, उसमें आपकी जो है कम्युनिकेशन है, आपकी वॉइस ऑफ टोन है, आपका पोस्चर है, आपकी नर्वसनेस है, आपका कॉन्फिडेंस है। ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंसिडर हो रही होती हैं कि उस वक्त आप कितना कॉन्फिडेंटली बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आपकी ये चीज़ें जो है वो इंटरव्यूअर को अच्छी नहीं लगती, तो ऑब्वियसली he will reject you, he or she will reject you। अब हम इमेजिन करते हैं कि दो कैंडिडेट्स बैठे हुए, एक कैंडिडेट जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग है, वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में बैठा हुआ है तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है, कामली सारे जवाब दे रहा है, इंटरव्यूअर के साथ जो है इंटरेक्शन कर रहा है, आई का कांटेक्ट, उसका जो है ना आई टू आई कांटेक्ट मैनेज कर रहा है, और उसके साथ उसमें प्रोफेशनलिज्म है, इमोशनली स्टेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे या टेस्ट पे या किसी भी किस्म का जो उस टाइम पे पैनल में उससे इंटरव्यू हो रहे हैं वो उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं हो रहा, विच मीन्स कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, उसकी जो ये बाकी चीज़ें जो इंटरव्यू वाला देख रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं एक ऐसा इंटरव्यू देने वाला बच्चा बैठा हुआ है जिसकी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, जिसका आप कह लें कि एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नर्वस है, वो एंशियस है, वो बात सही से नहीं कर पा रहा, वो बोल सही से नहीं पा रहा, उसकी कम्युनिकेशन वीक है, वो जो है टेंशन में है, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेगी? ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। ऑब्वियसली द कंपनी विल सिलेक्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं वो स्किल्स हायर नहीं करती। कंपनीज़ ट्रस्ट हायर करती हैं, कंपनी प्रोफेशनलिज्म को हायर करती है, कंपनीज़ जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ को हायर करती हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपकी हायरिंग रियलिटी को 100% चेंज कर देगा।
लीडरशिप आईक्यू की रिसर्च के हिसाब से अगर हम बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो 89% कैंडिडेट्स इंटरव्यूज़ में इसलिए रह जाते हैं कि उनके एटीट्यूड में इश्यू होता है। वो रॉन्ग आंसर्स की वज़ह से नहीं फेल हो जाते, वो एटीट्यूड की वज़ह से जो है वो फेल हो जाते हैं। अगर आपका एटीट्यूड पुअर है, आप जो है फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फीडबैक में, क्योंकि फीडबैक लाज़मी नहीं है कि हर बार अच्छा होगा, उसके अंदर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। आप फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप जो है ना वो ईज़िली जो है ट्रेनेबल नहीं है, या आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इनफ्लेक्सिबल हैं। आपका जो है रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन को जो ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जिनके अंदर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हो, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो ईज़ी टू मैनेज हों, ईज़ी टू ट्रेनेबल हों, ठीक है? वो उनके कल्चर के अंदर फिट हो जाएँ और वो ईज़िली हर एक चीज़ के साथ एडैप्टेबिलिटी का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करें, ना के बजाय वो रिजिडिटी दिखाएँ, या उनका ऐसा एटीट्यूड हो कि जब आप उनको फीडबैक दें तो वो टेंशन में चले जाएँ, और जो है ना उसके ऊपर नेगेटिव एटीट्यूड उनका आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप काम करेंगे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, जब आप बैठे हुए होते हैं, तो आपको समटाइम्स अच्छा फीडबैक मिलता है और समटाइम्स आपको बुरा फीडबैक भी मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द हायरिंग ऑब्वियसली रिक्रूटर एक, या ऑर्गेनाइजेशन एक क्वेश्चन जो है ना वो जो है ना उसका आंसर ढूँढती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, कि इस कैंडिडेट को क्या हम रोज़ाना जो है ना मैनेज कर सकते हैं या नहीं मैनेज कर सकते हैं, या क्या हम एवरीडे इस कैंडिडेट के साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। अगर वो उनको ये आंसर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मिल जाता है कि येस चल सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है सिलेक्शन के क्राइटेरिया के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको ये फ़ील हो जाए कि आपका एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो, एंड यू विल गो टू द रिजेक्शन लिस्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंटरव्यू में सिलेक्शन या रिजेक्शन की वजह बनती है, उसमें है कल्चरल फिट। ठीक है? हर ऑर्गेनाइज़ेशन का एक अपना कल्चर होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के कल्चर के हिसाब से कैंडिडेट ना हो, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम कल्चर के ऊपर बात करते हैं, हर ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है? कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस होते हैं, कुछ हैवीली डिसिप्लिन्ड होते हैं, कुछ के ऊपर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ड्रिवन होते हैं, कुछ बहुत स्मूथ होते हैं जिसमें हर बंदा एडजस्ट कर जाता है। अब कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी एक नए एम्प्लॉयी के लिए चेंज नहीं हो सकता, ना ही जो है बहुत जल्दी जो है ना जो है कोई, अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस कल्चर है, तो एक ऐसा कैंडिडेट जो लो पेस कल्चर से आया है, वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको हम विद इन 2 डेज़ या 3 मंथ्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। जो कल्चर सालों साल से चल चल रहा होता है, उसको चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसे बंदे को हायर करती है जो उनके कल्चर में फिर एडजस्ट कर सके। ऐसे को नहीं जिसके लिए कल्चर चेंज करना पड़े। ठीक है? तो कल्चरल फिट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर उनको ये फ़ील हो जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर कि आप उनके कल्चर में नहीं चल सकते, या उनका जो है ना बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा हाइली डिसिप्लिन्ड कल्चर है, जिसमें टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इन सिर्फ़ ब्रेक में ब्रेक लेना और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आप थोड़े फ्लेक्सिबल हैं टाइमिंग्स के हिसाब से, या आप उनसे डिमांड करते हैं कि यू नीड फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और सम थिंग्स लाइक दैट, जो उनके कल्चर के हिसाब से नहीं है, ऑब्वियसली वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं वो सिर्फ़ ऑन साइट रोल्स ही कंसिडर करती हैं। उनका जो काम का जो आप कह लें कि एक वे चल रहा होता है, या काम को मैनेज का तरीका है, वो रिमोटली पॉसिबल ही नहीं होता, वो ऑन साइट ही होता है, और आप उनसे डिमांड कर रहे होते हैं कि आप उनका काम जो है रिमोटली भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन उनको पता है कि उनका काम जो है वो रिमोटली मैनेज नहीं हो सकता, या फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में मैनेज नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इवन दो कि आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हैं, आपके पास सारी स्किल्स हैं, आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, आप विद इन सेम जो बजट है उसमें भी आ रहे हैं, आपका टाइमिंग भी ठीक है कि जिस टाइम पे उन्होंने हायरिंग करनी है, इमीडिएट चाहिए, जिसे थोड़ा टाइमली वो हायर कर सकते हैं, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें आप में ये वाला इशू है, तो वो आपको कंसिडर नहीं करते। तो दूसरी जो रीज़न है कि जब कैंडिडेट इंटरव्यू रूम के अंदर आता है, तो उसका जो कंपटीशन होता है वो क्वेश्चंस के साथ नहीं होता, उसका कंपटीशन बाकी कंपैटिटर्स के साथ होता है। जो बाकी लोग उस इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, उनका कंपटीशन जो होता है उनके साथ होता है, सिर्फ उन क्वेश्चंस के साथ नहीं होता। क्योंकि इंटरव्यू जो है वो एक कंपटीशन है, वो एक एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, आपकी स्किल्स भी ठीक हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन ऑन द अदर साइड एक दूसरा कैंडिडेट आता है, वो मोर एक्सपीरियंस्ड है आपसे, मोर प्रोफेशनल है,
उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कम्युनिकेशन आपसे बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, टीम वर्क मैनेज कर सकता है, टीम को मैनेज कर सकता है, इस तरह की उस चीज़ें अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, एरोगेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो अब ऑर्गेनाइज़ेशन के पास क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइज़ेशन के पास अब कंपैरिज़न है और आज आपको अच्छे तरीके से पता है जब कंपैरिज़न होता है तो हमेशा बेस्ट बंदा या बेस्ट चीज़ सेलेक्ट होती है। तो उसमें अगर वो बंदा जो थोड़ा एवरेज पे चल रहा हो या उसके मुकाबले में बहुत बेस्ट कैंडिडेट आ जाए, तो वो जो एवरेज वाला होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो बेस्ट वाला होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इंटरव्यूज़ को कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखें। उनको आपने इंटरव्यू को जो है ना एक एग्ज़ाम नहीं कंसिडर करना, आपने उसको एक कॉम्पिटिशन के हिसाब से जो है ना उसके लिए प्रिपेयर होके जाना। इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके हायरिंग प्रोसेस में या आपकी सिलेक्शन में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखिए, हर ऑर्गेनाइज़ेशन में डिफरेंट कल्चर है, कहीं पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं, तो आप थोड़ी-थोड़ी बातों के ऊपर रिएक्शन देंगे, ठीक है? आप प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाएँगे। मोस्ट ऑफ टाइम हो सकता है कि शायद आप फीडबैक या क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके मयार के हिसाब से डिफरेंट हो, वो हो जाए, तो आप उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होता है ऑफ़िसेज़ में नेगेटिविटी फैलती है। तो तो इसलिए हमेशा इमोशनली स्टेबल कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एवरी डे आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद भी नहीं होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको पसंद होंगे, लेकिन जब आपके ऊपर काम आता है तो आपको जो पसंद है आपने उनके साथ भी काम करना है, जो नहीं पसंद है आपने उनके साथ भी काम, दिस इज़ अ टीम वर्क। और टीम वर्क आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आप इमोशनली स्टेबल हैं। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते। सो इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सवालात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो आपका जवाब सुन रहे होते हैं कि आप उस ऐसे सिचुएशन में आप क्या आंसर देंगे। अगर आप उस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे वो आपको जज कर लेते हैं कि नहीं, अगर इस तरह की सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आई तो ये बंदा एक नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा, तो वो आपको रिजेक्शन लिस्ट में डालते हैं। और जो फाइनल चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं थोड़ी बहुत बीच बीच में भी बताती रही हूँ। देखिए, आजकल जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन में जस्ट ये नहीं आता कि आप फर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो जी आप जो है ना सेलेक्ट हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों के को कंसिडर करती है, जैसे कि किस टाइम क्या बात करनी है, अपना मैसेज किस तरीके से कन्वे करना है, कौन-सी लैंग्वेज एट दैट टाइम यूज़ करनी है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे सीनियर उर्दू में बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बात ना करें, आप उर्दू में उसको अच्छे से कैटर कर रहे हो। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको हिचकिचाहट ना हो इंग्लिश में बात करते हुए, आप बिल्कुल ठीक से इंग्लिश में बात कर सकें। इसके अलावा आपकी कन्विंसिंग पावर हो, ठीक है? जब आप बात करें तो आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात इम्प्लीमेंट, ना कि जैसे ये कि आपको इंग्लिश आती है, आप एरोगेंट हैं, आप बस फर बात किए जा रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात ना समझ रहा है, ना सुन रहा है, ना आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करना है। तो ये चीज़, इस चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना, आपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जाना है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी कन्विंसिंग पावर, आपने किस जगह क्या बात करनी है और आप किस तरीके से जो है अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी आ जाती है हमारे पास लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन में इंटरव्यूज़ देते हुए सीनियर पोज़ीशन के लिए या इवन नॉर्मल पोज़ीशंस के लिए भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि लीडरशिप में आपकी स्किल्स या आपका एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता। उसमें मेन चीज़ आपकी ये आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आपको किसी सीनियर पोज़ीशन पे कैसे प्रमोट किया जाएगा या आपको कैसे सीनियर पोज़ीशन दी जाएगी, क्योंकि आपके अंडर टीम काम कर रही होती है। तो अगर आप टीम को ही मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर आपकी लीडरशिप का कोई फ़ायदा नहीं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करें और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ के अंदर वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि इस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, और अगर नहीं होती तो कैंडिडेट उसकी बेसिस के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है। So after all of this discussion, if you have ever been rejected in any kind of an interview, so just do not think कि आप incompetent हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बस आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और अगर आपको ये भी पता है कि आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं और आपके पास स्किल्स भी हैं और आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो जो वीडियो में मैंने एक-एक चीज़ बताई है, आपने उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है। उसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है,
आपकी जो है प्रोफ़ेशनलिज़्म है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका एटीट्यूड है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इंटरव्यू को कॉम्पिटिशन की तरह जो है वो कंसिडर करना है। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब आप काम करते हैं और फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है या ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपको रिजेक्ट करेगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि जब आप दोबारा इंटरव्यूज़ के लिए जाएँगे तो इस सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाएँगे और इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।